जय हिंद दोस्तों। चैंपियंस कर का ऑनलाइन मंच आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम 30 से 35 मिनट में उन 50 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो 28 सितंबर को एमपीपीएससी ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। माइनिंग ऑफिसर का एक वैकेंसी थी, उसको सॉल्व कराया। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हम इसको सॉल्व कराते हैं, इसके पीछे में सीधे सीधे रीजन ये है कि एमपीपीएससी का जो पहला पेपर है एमपी का, जो एमपी जीएस करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट, ये हमको उस माइंडसेट तक पहुंचने के लिए एक मदद करने का काम है कि रिसेंट जो 28 तारीख का एमपीपीएससी का माइंडसेट है, अगर हमने उस माइंडसेट को डेवलप कर लिया, उस लेवल तक पहुंच गए, तो हमारा इस बार का प्रीलिम्स धूमधाम से निकल रहा है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि बहुत अच्छी चीज ये है कि हमने जो प्रयास किया था अपने नोट्स के फॉर्म में, जो नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे थे, उस नोट से एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत अपने लिए जीत का एक सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं मानक सिद्ध हो चुका है कि हमारा प्रयास एकदम सही डायरेक्शन पे है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखना है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। ठीक, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों, सही बात है। ये मैं आपको टॉपिक भी बताता चलूंगा कि ये टॉपिक किस यूनिट का है। तो ये करंट अफेयर वाला सेगमेंट है जो हमारे लिए आना है, तो हमको ब्रिक्स से पढ़ के जरूर जाना है। अब ये मैं विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। तो ये सीधे सीधे हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है इंडोनेशिया इसका आंसर। ब्रिक्स कब चालू हुआ, तो भैया 2009 में चालू हुआ था। ठीक, 2009 में चालू हुआ और 2010 में साउथ अफ्रीका जो था वो उसकी सबसे लास्ट वाला जो एस लिखा है, ये बी से ब्राजील, आर से रसिया, ई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और अभी पूर्णकालिक सदस्य इंडोनेशिया बना है। बाकी ये भी अतिथि कंट्री में बोल सकते हैं, इथोपिया, मिस्र और सऊदी अरब। ठीक, तो ये ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना। ये जो कि हमने डिस्कस कर लिया था साउथ अफ्रीका और ये सब कुछ 2009 में ब्राजील, रूस, चाइना, ये सब कुछ है। 2010 में ये, और 1 जनवरी 2024 को शामिल हुए हैं। ठीक, बट इन जो इंडोनेशिया है ये पूर्णकालिक सदस्य बन चुका है। फिर अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल, जो कि चर्चा में था, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा अपने आप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंचने वाले ये पहले भारतीय होंगे दोस्त, याद रखिए, पहले भारतीय। तो इसका आंसर बताइए। हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, इसका आंसर बताइए कि क्या है इसका आंसर। ठीक, मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करता हूं। तो कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यात्रा की? भारतयान 1, इसरो AI-1, एक्सियोम या चंद्रयान? बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही देंगे। एक्सियोम इसका आंसर है, जिसमें नासा ने, ठीक, और जो टेस्ला कंपनी के हेड है, टेस्ला कंपनी के हेड हैं, बताइए इसका कौन है टेस्ला कंपनी के हेड? ठीक, एलन मस्क है। बहुत बढ़िया, और उसकी कंपनी का नाम क्या है? ठीक, स्पेसएक्स। ठीक, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बता रहे हैं, बट ऑनलाइन वाले से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको बता पाएंगे। स्पेसएक्स दोनों की जो संयुक्त मेहनत का परिणाम हुआ कि एक्सियोम मिशन सफल हुआ और ये पहुंच गया। क्लियर है? तो ये हमको अब थोड़ा सा इसमें क्या क्या अगला स्टेप क्या हो सकता है, ये कब लॉन्च हुआ है ये बता सकते हैं, ये धरती पे वापस कब आया है। ठीक, शुभांशु शुक्ल के बारे में भी पूछ सकते हैं। बस ये इसका एस्पेक्ट हो गया। अब हमारे लिए प्रूफ क्या है? हमारी करंट अफेयर की हमने जो पोस्ट बनवाई थी एज इट इज वहां से आया है। देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आईसीए पहुंचने वाले पहले भारतीय, शुभांशु शुक्ल अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय, मगर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बन गए। ठीक, ये विंग कमांडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल। अब देखो, ये नया फैक्ट हो सकता है कि विंग कमांडर राकेश शर्मा के बारे में पूछ सकते हैं कि पहली बार अंतरिक्ष में कब पहुंचे थे। तो 3 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है एमपीपीएससी, 3 अप्रैल 1984 में ये पहुंचे थे। फिर शुभांशु शुक्ला की जानकारी हमने दी थी कि लखनऊ में इनका जन्म हुआ है, ग्रुप कैप्टन है, भारतीय वायुसेना में भी पदस्थ है। विशेषज्ञता क्या है? ये टेस्ट पायलट है। और शुभांशु कहां किस मिशन में शामिल होंगे? तो ये नया फैक्ट है, मिशन गगनयान में ये शामिल होंगे, गगनयान में शामिल होंगे। ठीक,
तो शुभांशु शुक्ला से ये एक नई जानकारी हो जाए। एक्सजीओ मिशन कब चालू हुआ था? तो 25 जून 2025 को ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ये लॉन्च हुआ था। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, ये सब इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। उद्देश्य 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचाना इसका उद्देश्य था और भारत का प्रतिनिधित्व किया शुभांशु शुक्ल ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये फटाफट आप आंसर लगाएंगे। भड़म लोक नृत्य किस जनजाति का है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वाले तुम लोग सब शांत रहना। ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर 10 सेकंड में देंगे। चलिए बताइए आप सभी लोग। ठीक, बताइए भड़म क्या है? भारिया, भील, भिलाला, बरेला। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप दे पाएंगे। ये कहां मिलेगा आपको? तो ये आपको मिलेगा भारिया, छिंदवाड़ा। ठीक, कहां? पातालकोट। ठीक, एक सामूहिक नृत्य है ये, सामूहिक नृत्य है ये। ठीक, अब अमूमन ये विवाह के अवसर पे आपको, विवाह के अवसर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए फिर है लोकुड़ा। लोकुड़ा किस, ये टिपिकल क्वेश्चन था, ये आसान नहीं है जितना दिख रहा है। लोकुड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? ठीक, तो ये हमारे नोट से सीधे सीधे मिलेगा। देखिए, ये देखो, कोल जनजाति में बच्चों का खेल लोकुड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक, मकर संक्रांति के टाइम पीरियड में। चलो बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, और सीधे सीधे आंसर है मीणा जनजाति, कीर जनजाति, कोल जनजाति। ठीक, तो ये है इसका आंसर, कोल जनजाति। अब 2 टाइप का लोकुड़ा हो सकता है, एक ये जो बांस की खपच्ची पे पैर रख के जो बच्चे चलते हैं वो वाला भी है, और एक लुका छिपी वाला भी होता है। तो ये दोनों में से आप जिसको समझ पा रहे हैं वो उसका लोकुड़ा का इसका आंसर है। बाकी इससे संबंधित एक्स्ट्रा जो फैक्ट होंगे, जो बच्चे देख रहे हैं, जो इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनके पास, तो जरूर यूट्यूब पे आप अपने कमेंट सेक्शन में इस पे आप हमें बताइएगा। फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सा सम्मान प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश ने कौन सा सम्मान प्राप्त किया है? चलिए इसका आंसर बताइए। एक तो ये सबसे पहले बात करंट अफेयर का सेगमेंट है दोस्तों, करंट अफेयर का सेगमेंट है और ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो बताइए, विक्रम पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये तो दे ही नहीं सकता क्योंकि मध्य प्रदेश शासन का खुद का अवार्ड है, तो मध्य प्रदेश शासन को क्यों मिलेगा? ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ट्रॉफी नहीं मिलती। ये इसका जो एग्जैक्ट आंसर है स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार। ठीक, स्पोर्ट एसएस, ये 14 फरवरी 2019 से ये अवार्ड प्रारंभ हुआ था। ठीक, मध्य प्रदेश को मिल गया। हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे फटाफट जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जरूर इस पे देख लेंगे। क्या है मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना? तो एक प्रश्न योजना से जरूर आएगा, एकदम बिल्कुल एकदम कमर कस के तैयार रखिएगा कि एकदम सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, योजना से जरूर आएंगे। हमको बहुत अच्छे से संजीदा तरीके से इसको तैयार करना है। तो क्या है मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने का आधार क्या है? प्रति परिवार, प्रति गांव, प्रति हेक्टेयर, प्रति मंडी। और आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं कि इसको आप बताइए कि क्या प्रति परिवार है, प्रति गांव है, प्रति हेक्टेयर है। ठीक, चलिए 10 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जल्दी बताइए। चलिए, ये जो है ये 12 मार्च, इसका आंसर है प्रति हेक्टेयर। 12 मार्च 2024 से ये प्रारंभ हुई है और इसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4000 रुपए प्रति क्विंटल आपको इसमें मिलेगा सहायता। ठीक, चलिए फिर है मध्य प्रदेश निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 का पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो ये देखिए कि एमपी का ये करंट अफेयर है बच्चों, और एमपी के करंट अफेयर में ये देखिए कि पद्मश्री से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक, तो इस बार जितने पद्मश्री जिन जिन को मिला है वो फटाफट आप इनका नाम इस पे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे भेरू सिंह चौहान कला के क्षेत्र में है,
और डॉक्टर बुधेंद्र कुमार मेडिसिन के सेक्टर पे। ठीक, पद्मश्री 2025। तो भैया निर्गुण कवि, ये हमारा करंट अफेयर की पोस्ट हमने जो बनवाई थी वहीं से क्वेश्चन ये देखने को मिला। इंदौर जिले के महू तहसील बजरंग पुर है। और ये सबसे बड़ी बात कि ये मालवा रीजन में गाया जाने वाला लोक गायन शैली के लिए ये इनको मिला है। ठीक, ये एक जमाने में अनसंग हीरो थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, मगर अब केंद्र सरकार ने इनकी वैल्यू, इन्होंने जो लोक क्षेत्र पे अपना कमांड किए हुआ था उनके लिए कहीं ना कहीं सम्मान दिया। फिर बुधेंद्र कुमार मेडिसिन के क्षेत्र में ये सतना के हैं, चित्रकूट के सदगुरु सेवा ट्रस्ट पे ये जानकी कुंड के डायरेक्टर एवं ट्रस्टी के तौर पे है। ठीक है, सीधे सीधे आंसर है भीरू सिंह चौहान। तो आपको ये याद रखना है कि पद्मश्री से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक, फिर प्यारे बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन के लिए उपयोग होता है। चलिए इसको बताइए, डेटा इंक्रिप्शन के लिए होता है, प्रोग्राम निष्पादन के लिए होता है, या एक सेकेंड, हाँ, डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का समूह है, बैकअप फाइलों को संग्रहित करने का एक हार्डवेयर उपकरण। चलिए आपको 10 से आप एक काम कर सकते हैं, 15 सेकंड का समय ले सकते हैं, सोचिए विचारिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? और एक काम करिए, जब भी आप सॉल्व करें तो एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करें कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 50-50 पहुंच गए। अब 50-50 में ये भी एलिमिनेट करिए कि ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उस तरीके से काम करेंगे तो आपको, मुझे लग रहा है, ज्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा आपको। बताइए इसका आंसर क्या है? ठीक, मुझे लग रहा है कि आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर सही ये है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस इसमें शामिल होती है। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसमें आपने बस का देखा होगा कि हमने इसमें डेटा केबल लगाते हैं और ये सब छोटी छोटी इक्विपमेंट्स इसमें डस्ट हो जाते हैं। तो डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह होता है। ठीक, फिर निम्नलिखित में से, सिंपल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? चलिए, पर कंट्रोलर ऑफ साइंटिफिक, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक, या NISG? बताइए क्या है इसका आंसर? इसको जांचिए, परखिए और फिर आंसर दीजिए। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं, आपको समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट, आप भी शांत रहिए। आपको आंसर अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं है जैसे इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है। ठीक, अब क्या है इसको एक बार देख लीजिए। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, इसकी स्थापना बच्चों 2002 में हुई। ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये क्या है? भारत सरकार के जितने भी ई गवर्नेंस में चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उदय है जिसमें आधार का ऑथेंटिकेशन होता है, फिर शासन की जितनी ई ड्राइव्स हो सकती हैं, ठीक, फिर हम बात कर सकते हैं डिजी लॉकर है, और ये सब कुछ इसमें सहायता, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सिटी मिशन भी के जितने भी चीजें पिलर्स हैं, और आपके रिजल्ट जो जाते हैं तो सेंट्रलाइज डेटा एक भारत सरकार ने बना रखे हैं। उसी में ये पूरा का पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट के अंतर्गत, NIGS के अंतर्गत आता है। ठीक, छोटी छोटी चीजें हैं, पता रहनी चाहिए। फिर मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करने के लिए निर्णय लेता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग, री लर्निंग? चलिए इसका आंसर बताते चलिए फटाफट। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग या रीइंफोर्समेंट? इसमें वातावरण के साथ इंटरेक्ट करने के और निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफल को अधिकतम किया जा सके। इसका आंसर जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक्टिविटी के माध्यम से, गतिविधियों के मामले के हिसाब से उसको सिखाया जाता है, गतिविधियों के हिसाब से। ठीक, उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है और पनिशमेंट भी मिलता है।
पनिशमेंट्स भी दिए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जब कंप्यूटर सीखता है, ठीक, उसके आधार पर चीजें मिलती है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसका आंसर है, जिसमें इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला वाली सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक, कि कहाँ किस बोल सकते हैं कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल में रुकना है नहीं रुकना है, सिग्नल का फॉलो करना है, या सामने कोई व्यक्ति आ रखा है उसको लिए रुकना है कि नहीं रुकना है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आंसर है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक सक्रिय और सतत शोध क्षेत्र है, जिसमें ये शोध करता है, ये समझने और समझाने का प्रयास करता है कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है। ये समझने और समझाने वाला जो थिंकिंग अप्रोच वाला सिस्टम है, तो क्या एक्सप्लेनेबल एआई होगा, मशीन लर्निंग होगा, या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस समझने का शब्द हो रहा है, बस इसका आंसर दोस्तों यही इसका आंसर है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका तात्पर्य यह है कि एक मशीन के समान की प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से एक संचार की प्रक्रिया होती है। क्लाउड कंप्यूटर, मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, वर्चुअल रियलिटी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो क्वेश्चन को समझें और थोड़ा अपना इंटेलेक्चुअल दिमाग भी लगाएं। इसमें क्या कह रहा है, एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु। तो इसका आंसर जो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर सीधे सीधे है, ये है मशीन टू मशीन लर्निंग कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकता है। फिर आता है, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया। ये आंसर बताइए, क्या जय शक्ति है इसका आंसर, या धंगदेव है, यशोवर्मन है, या राहिल है, बताइए इसका आंसर क्या है। और ये हमारे सीधे सीधे आपको फैक्ट में मिल जाएगा, इसका आंसर जो है वो है यशोवर्मन। ठीक, यशोवर्मन। लक्ष्मण मंदिर क्या है, तो भैया चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक, एक बार इंफॉर्मेशन दिख ली, स्वतंत्र शासकों में है, तलवार की संज्ञा दी गई। ठीक, लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें चतुर्भुज मंदिर है, चार, जो एक बोल सकते हैं मनुष्य का, वामन का, बराह का, ये जो जितने चार अवतार पर भगवान विष्णु के देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नरसिंह अवतार, सिंह अवतार, ये सब मिलेंगे। चतुर्भुज मंदिर में देवपाल से प्राप्त विष्णु की प्रतिमा इसमें देखने को आपको मिलेगी। ठीक, और ये वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ये तो पता है आपको, मुझे लग रहा है कि ये तो पता होना चाहिए। 1986, 1989 और 2003। ठीक, 2003, ये 3 जगह आपको देखने को मिलेगी। तो यशोवर्मन इसका आंसर है। ठीक, फिर कुदसिया बेगम, भोपाल के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था। सर जॉन शोर, डेविड लिटिल, डेविड पॉल, डेविड कुक। और ये हमारा सीधे नोट से क्वेश्चन है, ये हमारे नोट्स हैं ये। ठीक, एक बार नोट्स आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत हद तक चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक, कुदसिया बेगम है, तो एक बार देख लेते हैं कि भैया कि डेविड कुक का क्या है। तो कुदसिया बेगम ने ये लाइन सीधे उठ के आ गई, डेविड कुक की सहायता से भोपाल की पानी की पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन आदि बनवाया। तो भैया वाटर सिस्टम का काम कराने वाला क्या है, डेविड कुक इसका आंसर है। ठीक, फिर आता है करितलाई अभिलेख का संबंध किससे है। तो करितलाई अभिलेख बताइए, तो इसका आंसर जो होगा वो है लक्ष्मण राज। और लक्ष्मण राज आपको ये देखिए, करितलाई अभिलेख का त्रिपुरी, और त्रिपुरी कहाँ है, ये जबलपुर और कटनी के बीच में मिलेगा। ये कलचुरी राजवंश से संबंधित है। और लक्ष्मण राज द्वितीय इसमें इसका आंसर है। ये भी हमारा नोट्स का भाग है। ठीक प्यारे बच्चों, ये नोट्स का भाग है, फटाफट आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फिर समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग, ये हमारा कहाँ है स्वभोग, एरण है। एरण मतलब सागर। ठीक, सागर मतलब सती प्रथा के साक्ष्य, सही बात है, ये आपको याद रखना है। फिर भानुगुप्त का भी जिक्र इसमें अभिलेख मिलेगा। ठीक हो, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, एरण का स्मारक। ठीक, ये आपको मिलेगा। दक्षिण विजय के अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने विदिशा के शासक श्रीधरन को इसमें पराजित किया था। एरण को ही स्वभोग नगर के रूप में जाना जाता है।
ठीक, इसको ही आपको बेसिक बेसिक चीजें, समुद्रगुप्त के मध्य प्रदेश में विजित कहाँ है, विदिशा में का आम्बीर जिला, तो आपका कनेक्शन क्या है, विदिशा का पूछ सकता है कि आम्बीर राज्य का संबंध किससे है, विदिशा से। ग्वालियर क्षेत्र, दमोह क्षेत्र और नरसिंहपुर क्षेत्र। ठीक, बस ये छोटी छोटी जानकारी, तो एरन आपको यहां मिल जाएगा। फिर है टुरिया जंगल सत्याग्रह, तो टुरिया है वो तुरिया नहीं है दोस्त, ये तुरिया नहीं है, ये टुरिया है, टाइपिंग एरर हो गई है, टुरिया। टुरिया का संबंध क्या होगा, तो ये होगा 1930। फिर ये देखिए हमारा नोट से सीधे सीधे आपको मिलेगा, दुर्गा शंकर के मेहता के नेतृत्व में 9 अक्टूबर 1930 टुरिया सिवनी में। ठीक, और ये एक बार आ चुका है कि किसके नेतृत्व में, तो ये इन्होंने किसने काटी थी इसमें घास, तो मूका लोहार ने इसको घास को काट के इसका विरोध जताया था 9 अक्टूबर 1930। ठीक, दुर्गा शंकर मेहता, टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930। ठीक, अब इसमें हो सकता है नई इंफॉर्मेशन क्या पूछ ली जाए, नई इंफॉर्मेशन पूछ लिया कि इसमें कमिश्नर किसके नेतृत्व में, तो डिप्टी कमिश्नर सीमन के नेतृत्व में, ये इसमें गुड्डूबाई, रैनाबाई, बेमाबाई और बिरजू गोंड इसमें शामिल थे, बिरजू गोंड। ठीक, बेमाबाई, रैनाबाई और गुड्डू गोंड। ठीक, नैन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो ये सबसे फेमस, आप बताइए, आपके लिए भी प्रश्न है 1930 में। अब देखिए एमपीपीएससी की रेंज क्या है हुई है, ये भोपाल तक पूछता था, हमने रतलाम का भी प्रजामंडल तैयार कर लिया था, मगर इन्होंने थोड़ा सा अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, तो हमको अभी प्रजामंडल और भी तैयार करना है। तो दतिया का प्रजामंडल की स्थापना किसने की, दीवान कालका प्रसाद ने, प्रेम नारायण खर्रे ने, मदन गोपाल जी ने या प्यारेलाल ने, तो इसका सही आंसर जो है वो है 1938 to 39 भी है इसका आंसर। 39 में स्टैब्लिशमेंट किया, वो उसका सबसे नियरेस्ट आंसर है प्रेम नारायण खरे जी। ठीक, फिर है किस सिंधिया शासनकाल के दौरान शास्त्रीय संगीत ग्वालियर घराने का विकास हुआ, माधवराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जयजी सिंधिया। चलिए इसका आंसर बता दीजिए फटाक से। माधवराव सिंधिया कितने वाले बच्चे बोल रहे हैं, दौलतराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जयजी राव सिंधिया। ठीक, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है दौलतराव सिंधिया। ठीक, फिर आता है 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का आरंभ किया, तो भैया मर्दन सिंह, राजा वक्त बली, फैजुल्लाह, मर्दन सिंह या शेख रमजान। ठीक, इसका आपको आंसर शेख रमजान। अब देखो एक नया क्वेश्चन कहां से नया आ सकता है, तो नया क्या हो सकता है कि अब सागर से पूछ लिया है तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि महू से किसने चालू किया, भोपाल से किसने चालू किया, जबलपुर से किसने चालू किया, ये सब कुछ हो सकता है। तो नीमच से बहादुर खान के द्वारा, ये हमारे नोट्स का हिस्सा है। इंदौर में शहादत खान, भगीरथ सिलावट, वंश गोपाल के द्वारा। अमझेरा में बख्तावर सिंह। ठीक, बच्चे आ गए क्या बच्चे, ठीक। फिर शंकर साय, रघुनाथ साय के द्वारा। रामगढ़ में रानी अवंतीबाई, गिरधरबाई। फिर आएगा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, तात्या टोपे। सागर में शेख रमजान, ये जो कि इसका आंसर है। फिर शिवपुरी में कोई बात करता है तो तात्या टोपे को बंदी बनाकर यहाँ उनको 1958 में वो क्या किया, फांसी लगा दी गई। सायगढ़ मतलब सागर, तो यहाँ बोधन दुआ मिलिट्री कमांडर थे। ठीक, और राघोगढ़ में आएगा राजा ठाकुर प्रसाद, ये भी आईएमपी सेगमेंट आपका बन सकता है। ठीक, फिर आएगा पंचवर्षीय योजना में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है, तो चारागाह, वन जीव संरक्षण, वनों की चकबंदी, सामाजिक न्याय प्रणाली। तो इसका आंसर है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्रणाली इसमें शामिल नहीं है। फिर बच्चों बात करते हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू। ठीक, तो हमने याद रखिए, हमने बचपन से ही पढ़ रखा है गंजन सिंह कोरकू, नाम के पीछे ही हम कोरकू लगा देते हैं। ठीक, गंजन सिंह कोरकू, बच्चों को बोल दीजिए 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो गंजन सिंह कोरकू इसका आंसर होगा। तो गोंड, कोरकू, भील, तो सीधे सीधे आंसर। अब ये हमारे नोट्स का देख लीजिए हिस्सा कि गंजन सिंह कोरकू किससे कहाँ से संबंधित है, बैतूल से। गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। घोड़ा डोंगरी, बैतूल 1930 में जंगल सत्याग्रह का इन्होंने आयोजन किया था। अब देखिए, अब ये कहां से आया है, तो एमपी ट्राइब से क्वेश्चन आया है। ठीक, प्रमुख व्यक्तित्व से क्वेश्चन आया। तो अगर हम गंजन सिंह कोरकू की जगह निहाल सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नए व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि अब गंजन सिंह कोरकू, अब उनके सराउंडिंग में जो भी बड़ा बड़ा व्यक्तित्व होगा वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी में किस आदिवासी नेता का आपको देखने को मिलेगा, नेतृत्व देखने को मिलेगा, तो उनका आंसर है
विष्णु सिंह। ठीक, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, विष्णु सिंह ही है। चैन साय आपको लगेगा, बट हमेशा आंसर आपको विष्णु सिंह मिलेगा। कुछ जगह आपको चैन सिंह मिलेगा, तो आप अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने उस पर भी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक, फिर नेक्स्ट आंसर क्या है और क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी की अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है। अब देखिए एक प्रश्न फिक्स है यूनिट 4 का कि मैं पहाड़ियों से प्रश्न पूछूंगा। एमपीपीएससी ने पहले ही बोल दिया है कि मैं पहाड़ियों से प्रश्न पूछूंगा। उसने पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछ लिया, सुंडा गार्ज, सिंधु गार्ज, दिहाक गार्ज और मुकरता गार्ज। बताइए इसका आंसर क्या है। 5 सेकंड का मैं आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन वो आपको टाइम पीरियड दे रहा हूं, इसको आप बताइए। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ी, एक अखरानी की पहाड़ी। अब जितनी पहाड़ियां हैं हमको सबको तैयार कर लेना। ठीक, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो सुंडा गार्ज, सिंधु गार्ज, दिहांग गार्ज और मुकरता गार्ज। तो अब इसका आंसर आपको हमारे नोट्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक, सबसे पश्चिम में पीपला, राजपीपला की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी और बीजागर की पहाड़ी। ठीक, असीगढ़ में स्थित है। ये 2023 का भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अखरानी की पहाड़ी और मथवार की पहाड़ियां। अब देखो इस बार अखरानी पूछ लिया, अगली बार वो मथवार पूछ लेगा कि मध्य में क्या है, मुकरता गार्ज, यही उसका आंसर है। ठीक, अब पूछ सकता है कि निमाड़ का मैदान कहां मिलेगा। देखो 2021 का क्वेश्चन है, तो ये असीरगढ़ प्लस नर्मदा के मध्य स्थित मैदान को निमाड़ का मैदान भी बोलते हैं। फिर है मध्य प्रदेश में जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां कौन से वन पाए जाते हैं। तो देखो हमने उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती, और ये हमारे नोट्स का सेगमेंट है बच्चों। ठीक, ये नोट्स का सेगमेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। इस बार क्वेश्चन यहां से आया है, इसका आंसर वैसे यही होगा, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती। ठीक, सबसे ज्यादा वर्षा वहीं होगी और सबसे ज्यादा वन भी आपको वहीं पाए जाएंगे। सागौन है, बीजा है, महुआ है, साल है, सभी वृक्ष वहीं मिलेंगे जहां 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक, फिर नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है कि टोर क्या है। और ये पूछना, मैं आपको बता दूं बच्चों की इसने एक, फिर से मैं बता दूं कि इन्होंने पूछा था कि पूछा क्या, टॉपिक ही दिया है कि मैं पहाड़ियों से प्रश्न पूछूंगा, तो एक पहाड़ी से और क्वेश्चन पूछ चलिए। टोर क्या है, तो इस समतल भूमि पर बीच बीच में खड्डे जो होंगे, सॉरी समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी छोटी जो पहाड़ियां होंगी, पहाड़ियों को ही टोर बोला जाएगा। अभी हमारे फिर से नोट्स का क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या है, बुंदेलखंड के मैदान में छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसे टोरिया बोला जाता है या टोर बोला जाता है। ये देखिए आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सतपुड़ा, ये आपको पता होगा, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र, तो ये कहां है, ये सारणी में है, और सीधे सीधे ये आंसर है सारणी बैतूल। 1967 अमेरिका की सहायता से एमपीसीजीएल द्वारा और 1330 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। तो सतपुड़ा ताप, ये भी हमारे नोट्स का सेगमेंट है बच्चों। देखो क्या है, यही क्रेडिबिलिटी और यही मेहनत है। सीधा एज इट इज क्वेश्चन फंस जाना भी आपकी मेहनत को साकार कर देता है कि नहीं आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, और आप अगर यही नोट्स पढ़ते हैं तो आपकी सफलता भी तय मान के चल सकते हैं। सारणी 1967 अमेरिका की सहायता से, और ये 1330 मेगावाट। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये सबसे कई बार क्वेश्चन आ गया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक, तो भैया राजघाट परियोजना नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की तरफ मिलेगा आपको। हरसी परियोजना नहीं मिलेगी, और बाण सागर परियोजना मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के संयुक्त प्रयास का एक वो है। सोन नदी पे मिलेगा, 425 मेगावाट का क्षमता है, जल परियोजना है। बाण सागर लिखा है। फिर ये विद्युत बिहार, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश 1112 की संयुक्त परियोजना है। चाल जल पर विद्युत केंद्र यहाँ स्थापित है। बस हमको याद रखना है कि सोन नदी पे बना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और 3 राज्यों का इसमें संयुक्त प्रयास देखने को मिलेगा। फिर आएगा पाथाखेड़ा, कुछ जगह पाथरखेड़ा भी बोलते हैं और कुछ जगह पाथाखेड़ा भी बोलते हैं। तो ये पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में है, तो भैया हरदा में नहीं है, बैतूल छोड़ सकते हैं अभी, खंडवा होशंगाबाद नहीं, बैतूल से इसका आंसर है। तो पाथाखेड़ा तवा घाटी में बैतूल जिले में अवस्थित है। कोयले में राख की मात्रा अधिक मिलेगी, और सारणी बैतूल में तापी विद्युत केंद्र यहीं स्थापित है। क्लियर है, तो ये भी हमारे नोट्स का सेगमेंट है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब है। कुल मिला के नदी संयोग यानी नदी जोड़ो परियोजना की स्टार्टिंग है, और ये 2002 में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, 2002। इसके बीच में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसमें क्लियर कर लीजिए, हम आपको बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक, फिर आता है
राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, ठीक। तो बताइए क्या क्या, संवैधानिक प्रधान होता है, शासन का प्रधान होता है, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए शासन का प्रधान आपका मुख्यमंत्री होगा और संवैधानिक जो प्रधान होगा वो होंगे हमारे माननीय राज्यपाल जी। यही इसका आंसर है आर्टिकल। और ये भी हमारे नोट्स का भाग है कि आर्टिकल 158 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ठीक। राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। 154 के तहत कार्यपालिका की शक्ति का अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इसको काम कराएगा। क्लियर है? तो ये भी इसका सटीक नोट्स में चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर ये देखो एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो राज्य के प्रमुख से क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर ये पूछ रहा है नहीं है। और जब भी आप प्रश्न तैयारी करें, एमपीपीएससी की तैयारी करें और प्रश्न पढ़ें तो बहुत ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन नहीं में से वो पूछ लेते हैं। तो ठीक है, तो एच कामत, आरपीवी रनोरा जो आपका ड्रीम है, ठीक, एस के शर्मा या आर एस खन्ना। और इसका आंसर है, दिमाग नहीं लगाना है, आर के शर्मा है मगर उन्होंने एस के शर्मा कर दिया, ठीक। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि हमको सभी के नाम बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर है चंबल नदी में बहते हुए किस अपवाह का प्रतिरूप है, तो ये अध्यारोपित का प्रभाव, ठीक। ये आपको ये मिलेगा, ये हमारे नोट्स, फिर से मैं बता दूं यही हमारे नोट्स का हिस्सा है। क्या? चर्मवती, धर्मवती, रति देव की कीर्ति, नित्यवाहिनी, कामधेनु, पूर्णा इस नाम से जाना जाएगा। महू के जाना पाव है और यहाँ ही 7.5 नदियों का समागम देखने को मिलेगा। प्रतिरूप कौन सा है? अध्यारोप, सुपर इम्पोज्ड, ठीक। और इटावा में जाके ये मिल जाएगा, ठीक। सतपुड़ा की ढूबगढ़ की चोटी, ये थक चुके हैं बच्चे इस प्रश्न को देख देख के, मगर एमपीपीएससी आज भी ये प्रश्न पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे प्रश्न बनने चाहिए, इजी प्रश्न भी कम से कम मोटिवेशन देने का काम करते हैं। तो सतपुड़ा की धूपगढ़ की चोटी, तो आपको महादेव की श्रेणी, ग्वालीगढ़ की श्रेणी, मेकाल की श्रेणी और सबके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेनी है, मगर इसका आंसर जो है महादेव श्रेणी, ठीक। ये देखो महादेव श्रेणी, ठीक, सबसे ऊंची, आपको याद रखना है। चौरागढ़ है और 1350 इसका आंसर है। फिर इको मार्क, तो इको मार्क में आपको दिमाग नहीं लगाना है, 1991 इको मार्क यही है, पर्यावरण हितैषी जो सामग्री होती है उससे संबंधित इसके बारे में पूछा गया। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन, तो 1991 में नोटिफिकेशन आया। फिर है प्रश्न नंबर 36 की वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ये राजकोषीय घाटा वाला जो क्वेश्चन है ये याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आते हैं। हम बहुत जल्दी आर्थिक समीक्षा का भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरा आर्थिक समीक्षा जो 450 पन्ने का है वो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे में आपको हम पूरा का पूरा रिवाइज करा देंगे, ठीक है। मेरे द्वारा इंडियन इकोनॉमी डील की जा रही है और साथ ही साथ मीन्स में एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाता हूँ। तो इंडियन इकोनॉमी में प्रीलिम्स वाला जो सेगमेंट है, जो आपको इंडियन इकोनॉमी प्लस एमपी का जो आर्थिक समीक्षा है मेरे द्वारा ही डील किया जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर में लास्ट में लेके आऊंगा जिसमें आपका साल भर का करंट जितना होगा एकदम आपको टिप पे रहेगा, ठीक। तो 4.11% इसका आंसर है और ये हमारे नोट्स में भी ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। राजकोषीय घाटा कितना है, तो 62,564 करोड़, सकल जीडीपी का 4.11%, ठीक। फिर आता है मध्य प्रदेश में जिला कलेक्ट्रेट किसके अंतर्गत आता है, तो ये सबको पता है कि सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी, जिसके हेड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसके हेड आएगा। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों नियुक्त देखो, ठीक, नियुक्त राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। त्यागपत्र राज्यपाल को देगा मगर हटाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। तो ये आंसर ये है राज्यपाल। ये भी हमारे नोट से क्वेश्चन है। और 1 फरवरी 1984, 666 इसका आंसर है। संरचना 1 है और हाईकोर्ट के जज के समान राष्ट्रपति इसको हटाने का प्रावधान करेंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे, ठीक। फिर राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी कब समाप्त किया गया। चलिए ये आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आप बताइए कि कब इसका आंसर है। 1928, 1930, 1932, 2028, 2030, 2032, 2035, ठीक। इसका आंसर 28, याद रखना कि 28 जुलाई 2018 को हेपेटाइटिस डी के टाइम पीरियड में ये चालू किया गया था और 2030 इसको समाप्त करने का लक्ष्य है। फिर है व्यवसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है विशेष प्रयोजन वाहन,
सम्मिलित है, सॉरी, तो विशेष प्रयोजन वाहन। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत जल ग्रहण विकास घटक का रेशियो क्या है, और ये सब बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार, ये भारत सरकार बोल रहा है और राज्य सरकार, तो भारत सरकार का रेशियो रहेगा 60 और 40 का, इसमें कोई भी लॉजिक की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है, तो ये हमारे करंट अफेयर का सेगमेंट था, ये हम आपको प्रूफ बहुत जल्दी दे देंगे इसमें, अभी पोस्ट मिली नहीं, बट हम आपको बता दें कि कुल टोटल जो क्षमता है वो 7300 मेगावाट है नवीकरणीय। याद रखिए नवीकरणीय नीति कब आई है, और से संबंधित ये सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये जितनी है ये सब एनर्जी अलग अलग, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको काम, जल विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, ये आपको आएगा और नोट डाउन कर लेंगे तो याद हो जाएगा, तो आपसे प्रश्न जरूर बन जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड है, तो ये हम जब पहली बार एमपीपीएससी हम लोग सब पढ़ने आए थे तो सबसे पहले यही रटते थे जनजातीय विकास खंड कितने हैं, तो टोटल जनजातीय संभाग 7 हैं, जनजातीय जिले 21 हैं और जनजातीय विकास खंड 89 हैं। तो जिले देख लो 21 हैं, संभाग 7 है, ये नया फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया, ठीक, तो 1995 टू 96। देखिए ये भी हमारे नोट्स का हिस्सा है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 3 साल इसका टाइम पीरियड है, 2 अंशकालीन सदस्य होंगे, ठीक, और वार्षिक रिपोर्ट ये राज्य सरकार को पेश करेंगे। ठीक, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति राहत परियोजना कब, तो भैया ये 2013 इसका आंसर है। ठीक, ये थोड़ा टाइट क्वेश्चन था, ये जब आप रिसर्च करेंगे तभी आपको मिलेगा। फिर भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों, तो भैया बैगा, सहरिया, भारिया, 3 जो फेमस जनजातियां हैं ये है बैगा, सहरिया और भारिया। ठीक, ये आंसर है, ये आपसे बन जाएगा उम्मीद करता हूं मैं। फिर है कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं, तो भैया ये देखो सीधा सीधा आंसर है, कोरकू जनजाति में नोट्स का है 36 गोत्र होते हैं। सावलीगढ़, बैतूल को देखो, कोरकू अपनी जन्मस्थली भंवरगढ़, सांवरीगढ़, बैतूल को मानते हैं और 36 गोत्र होते हैं। कोरकू में प्रसाद बांटने का कार्य करते हैं घेटिया को, घेटिया एक प्रसाद बांटने का काम है। ये सब छोटी छोटी चीजें। और कोरकू में गुदाने वाली महिलाओं को क्या बोलते हैं, मुंगनी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। ठीक, फिर है लास्ट प्रश्न, बैगा जनजाति में घर दमान को क्या बोलते हैं, तो लमसेना, पैठुल, उठावा, दादू। तो ये हमारे नोट्स में देख लीजिए कि विवाह है, मंगनी विवाह, चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, लमसेना विवाह, और ये ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है घर दमांत, यही इसका आंसर है, लमसेना। ठीक, बैगा जनजाति में गोंडा प्रथा का भी प्रचलन है, इसको ही सगोत्र विवाह का भी कहा जाता है। ठीक, फिर रघुनाथ सिंह मंडलोई, रघुनाथ साय शंकर साय नहीं है, रघुनाथ सिंह मंडलोई इसका, तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, इसलिए जानबूझ के एमपीपीएससी ने गोंड दिया है इसका आंसर कि आप कंफ्यूज हो पाए, मगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर जो होगा वो भिलाला होगा, इसका आंसर आपको भिलाला देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, और ये देखो ये हमारे सीधे सीधे क्वेश्चंस नोट से भी आए हैं। खरगोन भिलाला सीताराम कंवर 1857 नेतृत्व किया गया। ठीक, श्री बादल भोई राज आदिवासी संग्रहालय, तो ये सीधे हमारे नोट्स है, देखो नोट्स में दिखा हुआ सीधे सीधे। रामकोना सत्याग्रह 1930 में छिंदवाड़ा के रामकोना स्थल पर ये विरोध किया गया, बलिदान ये है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में, ये देखो इसका आंसर, तो ये अंतिम है, इसका आंसर है छिंदवाड़ा। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको समय समय पर चैंपियन स्कोर के द्वारा दिया जाएगा, जो भी लेटेस्ट पेपर होगा। और आप मान के चलिए कि किस माइंडसेट के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी इस एग्जाम को पास करने से नहीं रोक सकता। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें चैंपियन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।